चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या दिया हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर is found to be 0.091. Calculate the molar mass of solute. देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। क्या करना, देखिए हमारे पास दिया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो P नॉट बी माइनस पी एस बाय पी नॉट बी, ये बताए थे, याद करना। तो वो एक्स ए बाय एक्स जो एन ए बाय एन बी करोगे वो गलत है ना, वो फॉर्मूला तुम गलत पुट कर रहे हो। यहां से देखो हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी एस, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट बी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये गिवन दे दिया हुआ है 0.0091। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो अगर हमारे पास डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये P नॉट बी माइनस पी एस बाय P नॉट बी। अब यहाँ से देखो ये टर्म दे दिया हुआ है तो एन ए बाय एन बी मत पुट कर देना ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है तो अपने से ज्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है एक्स ए, तो इसका वैल्यू दे दिया हुआ है 0.0091। यहाँ क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब तुम पुट कर रहे हो एन ए बाय एन बी तो गलत हो जाएगा ना, जो आंसर लेकर आए हो 0.0091। ए हम सॉल्यूट को कंसीडर करते हैं, देखो सॉल्यूट दे दिया वो 1.25 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, हमारे पास 1.25 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। दूसरा हमारे पास 20 ग्राम वाटर दे दिया हुआ तो 20 बाय हमारे पास 18 आ जाएगा। अब देखना यहां से, ये क्या करो, दो काम कर सकते हो, या तो फिर ये पूरा टर्म्स लेके चलो, या तो फिर आप इस टर्म्स को एक वेरिएबल मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो और उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, या फिर एन ए मान के सॉल्व कर लेते, मोल्स निकाल के फिर मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। तो जो अगर अब ये देखना कि तुम्हारे पास कौन सा तुम्हें सिंप्लीफाई इजी लगता है। देखो यहाँ पे ये कंप्लीटली कट नहीं रहा, अगर नहीं कट रहा है तो बेहतर होगा कि एन के टर्म्स में कर लो, अगर कर दी बनेगा दोनों तरीके से, बस कैलकुलेशन में डिफरेंट आएगा। अब देखो यहाँ से कुछ करेंगे नहीं, फिर यहाँ से देखो अगर इन दोनों को फिर यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो फिर ज्यादा वेरिएबल्स क्रिएट होगा, फिर ये एलसीएम तो कटेगा भी नहीं। तो बेहतर होगा कि इसको हम लोग एन के टर्म्स में ही रखें, वरना कैलकुलेशन अपने आप से कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। हो सकता है, अरे हो सकता है। देखो हमने हमने कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन को चैट जीपीटी को बोला कि जेई के लेवल के 10 क्वेश्चंस बनने लिखा दो, वो लिख दिया, हमने आंसर देखा उसके हिसाब से किया। हो सकता है वो आंसर गलत देता है, हम कहाँ क्लेम कर रहे हैं, मगर नेक्स्ट टाइम हम सोचे हैं। पहले माइक बंद कर लेते हैं। इसलिए अब हमारे पास क्या आएगा, 0.0091 इज इक्वल्स टू हमारे पास Na, यहां से हमारे पास सिंपली एलसीएम ले सकते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 Na प्लस 20 बाय हमारे पास 18, या फिर इसको डिवाइड ही कर दो ना, ये 1.1 आएगा, 18 18 1 जा 18, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा तो 1.11 रिपीट होते रहेगा बार बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.0091 इंटू 18 Na प्लस हमारे पास 11 11 एकम 11 11 नवा 99 और एक हमारे पास हो जाएगा 100। कितना आ गया हमारे पास, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 0. अच्छा इधर भी तो एक है, सॉरी 0.01001 होगा। अब हमारे पास इज इक्वल्स टू Na, Na का टर्म्स एक साइड कर लो,
इसको उधर ले जाओ तो Na बराबर, या फिर सॉरी हमारे पास इसको अगर ले जाएंगे तो ये 0.01001 इज इक्वल्स टू Na अगर कॉमन ले लोगे तो ये 1 होगा, 1 प्लस हमारे पास यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 18 1 जा हमारे पास माइनस का चिक्र है, अच्छा हाँ सॉरी ये नेगेटिव में होगा ना, 1 माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई करो, ये भी तो नंबर बहुत छोटा आएगा मगर फिर भी कर लो, हमारे पास 18 एकम 18 18 9 हमारे पास 162 कुछ तो कारी कर, अच्छा 1 काट कितने 163 कितना हो गया पॉइंट्स 4 डिजिट के बाद 0 पॉइंट हमारे पास 1638। अब देखो यहां से Na बराबर क्या आ जाएगा 0.01001 डिवाइड बाय, यहाँ पे घटेगा तो 2 हमारे पास 9 में तो 9 में 6 हमारे पास 9 में फिर 3 हमारे पास वहां पे बचा 9 में 1 तो 8। अब इसको डिवाइड करना जी, अब ये क्या आएगा Na आएगा, Na को क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ ए या डाइट, हमारे पास वेट दिया होता 1.25 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 0.01001 डिवाइड बाय 0.8362। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1.25 इंटू 0.8362 डिवाइड बाय 0.01001, जितना आंसर आएगा देख लेना। जनरली जेई में जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें नंबर्स कटेंगे, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और ऐसे भी उतना ज्यादा तो कॉम्प्लिकेशन कुछ था नहीं, मगर लास्ट में डिवाइड करने में है। कितना आ रहा है 103। हाँ तो मान के चलो कि इसमें कोई आंसर नहीं आएगा भाई, खत्म करो, जो भी आ रहा होगा जितना आ रहा होगा वही आंसर होगा। तुमने कुछ नेगलेक्ट किया होगा, उसी के बेसिस पे आ गया होगा, जितना नेगलेक्ट करोगे उसकी के हिसाब से आएगा आंसर। वन 104 जो ये कैलकुलेशन से है 104.4 आ रहा है। आदमी तुम लोग हरामी हो, सही है ही नहीं, बहुत देर से पता चला ना। चलो हो गया ये भी ट्राई कर लो। हम तो आंसर हो सकता है मिले ना मिले को जरूरी नहीं है। देखो यहां से क्वेश्चंस क्या है, 0.1 मोल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज्यूमिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 mmHg। क्लियर, हमारे पास पूछा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे परसेंटेज जब बात किया है तो कुछ नहीं करेंगे, जो रिलेटिव लोअरिंग है ना उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अब जो भी आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा, यहाँ से परसेंटेज अगर निकालना, हमारे पास परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, तो इस केस में सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा P नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाय P नॉट बी इंटू 100, और कुछ नहीं। तो हमारे पास फॉर्मूले में जो चेंजेस आएगा, देखो P नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाय P नॉट बी इंटू 100 अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा x से, या इसको इतना ही कर देते ना, Na बाय हमारे पास Na प्लस NB इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 100। ये तो फॉर्मूले में ही था, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर दोगे, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं। अब यहां से देखो क्या हमारे पास सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है 180 ग्राम। अच्छा मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है,
अच्छा मोल्स दे दिया हुआ ना सॉल्यूट का, तो ये 0.1 हमारे पास हो गया, ये 0.1 हो जाएगा, प्लस हमारे पास वाटर 180 ग्राम है डिवाइड बाय 18, ये 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कंसिडर कर सकते थे कि हमारे पास जो ये इसका अमाउंट है ये क्या होगा 10.1, तो वो 10 के बराबर ही कंसिडर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.1 बाय अप्रॉक्स हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा देख ले भाई, हाँ बहुत क्लोज क्लोज वैल्यू है, तब फिर रखो यार। ऑप्शन में देखना, अगर ऑप्शन में हमारे पास क्लोज ऑप्शन अगर क्लोज वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो फिर अप्रॉक्स करोगे तो आंसर मिल जाएगा, मगर अगर हमारे पास आंसर बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा तो उस समय नेग्लेक्ट ना करें तो बेहतर होगा। ये 0.1 डिवाइड बाय 10.1 इनटू हमारे पास क्या जाएगा 100, तो इस केस में मैच करोगे तो वही दिख रहा है। ये यहाँ से देखो, ये तुम्हारे पास ये कुछ पॉइंट हमारे पास 99 वाला जाएगा, ये इसको ऐसे भी गायब कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बाय 10.1, तो एक से तो छोटा आएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन, एक से ज्यादा है, कैंसिल हो जाएगा, दो ऑप्शन है। अब देखो 9 से तो हमारे पास एक से छोटा होगा, मगर 0.92 तो नहीं आने वाला, 99 आएगा, खत्म। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा वो 0.99% आएगा। क्लियर? बढ़े आगे, चलो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मोलारिटी। रिलेशन बिटवीन relative lowering in vapor pressure, relation between relative lowering in vapor pressure and molality of solution। अब यहां से समझना हमारे पास क्या क्या था कि Na हमारे पास क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। Nb जो होगा वो हमारे पास क्या है, मोल ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा होगा Na मोल को, Nb मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व कर रहा है Na मोल ऑफ सॉल्यूट को। तो Nb मोल, अच्छा सेम कलर, Nb mole of solute dissolve Na mole of solute। अच्छा सॉल्यूट दो, सॉल्वेंट क्लियर यहां तक? मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मास इन सॉल्वेंट इन केजी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अगर मोलालिटी लिखा हुआ है तो वो बताता है कि कितना मोल डिसॉल्व है 1 केजी सॉल्वेंट में, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं कि जो मोलालिटी को करेंगे तो पता कर लेंगे कि हमारे पास 1 केजी में कितना हमारे पास डिसॉल्व है, कितना मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है। जितना मोल डिसॉल्व होगा वही हमारे पास क्या होगा, मोलालिटी। क्या बात समझ में आया? हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट को किस में चेंज कर रहे हैं, 1 केजी में। तो 1 केजी सॉल्वेंट में जितना हमारे पास डिसॉल्व होगा मोल, जैसे अगर हमारे पास अगर किसी की मोलालिटी 1 मोल अगर बोल रहे हैं 1 मोलल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, 1 मोल 1 केजी में डिसॉल्व होगा, बोलते हैं ना। तो सेम चीज पता कर लेंगे, तो जितना हमारे पास 1 केजी सॉल्वेंट में जितना हमारे पास डिसॉल्व होगा, जितना मोल्स आएगा सॉल्यूट का वही उसका मोलालिटी होगा। अब यहां से देखना हमारे पास मोल्स को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो Nb को मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये बी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये अबर क्या आ जाएगा ग्राम में, तो मोल की जगह ग्राम हो जाएगा। इतना हमारे पास ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा होगा Na मोल को, Na मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो अगर हमें पता चल गया कि इतना ग्राम है सो हमारे पास सॉल्वेंट डिसॉल्व कर रहा है Na मोल ऑफ सॉल्यूट को, तो क्या हम 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल डिसॉल्व है क्या नहीं पता कर सकते? तो ये क्या आ जाएगा Na डिवाइड बाय Nb इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B मोल ऑफ सॉल्यूट। ये क्या आ रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट आ रहा है कि 1 मोल में हमारे पास 1 ग्राम में हमारे पास अगर सॉल्वेंट का 1 ग्राम लेंगे तो सॉल्यूट का इतना ग्राम हो इतना मोल्स होगा। क्लियर? अगर 1 ग्राम पता है तो क्या हमारे पास 1000 ग्राम नहीं होगा? 1 ग्राम का पता है 1000 से मल्टीप्लाई करने 1000 ग्राम का हो जाएगा। 1000 ग्राम मतलब 1 kg सॉल्वेंट में हमारे पास कितना डिसॉल्व होगा Na डिवाइड बाय Nb इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमारे पास B इनटू हमारे पास 1000 मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव लिख दिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। हमारे पास फॉर्मूला पता है एज वी नो दैट क्या हमें पता है P नॉट B माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस इज इक्वल्स टू Na बाय। क्लियर? क्या हमारे पास यहां से यहां जो हमने लिखा हुआ है उससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मोलारिटी जो होगा, एंड अगर हमारे पास Nb मोल सॉल्वेंट में Na मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है तो मोलारिटी जो होगा वो हमारे पास Na डिवाइड बाय Nb इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इनटू हमारे पास 1000 होगा। कोई प्रॉब्लम? क्या यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Na बाय हमारे पास जो Nb होगा ये क्या होगा हमारे पास मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B डिवाइड बाय हमारे पास 1000। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये टर्म्स हमने एज इट इज रखा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B मोलालिटी से मल्टीप्लाई होगा 1000 नीचे चला आएगा, बस हमने बस इसको इधर लिख दिया और जो कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्ट हमने इधर लिख दिया। क्लियर? अरे हाँ या ना? अरे ऐसा बोलो कि समझ में, हाँ सांस जितनी जान है ऐसा लगना चाहिए ना। अब यहां से देखो Na बाय Nb बराबर हमने लिख लिया है। झुंड में आपको तो बढ़िया लगेगा, अकेले बोलोगे तो फिर लगेगा कि, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोलालिटी इनटू हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ B डिवाइड बाय हमारे पास 1000। क्या बात समझ में आ गया? तो अगर दो चीज फार्मूला यूज कर सकते हो, अगर हमारे पास जो सॉल्यूट अगर दे दिया हुआ है, सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल दे दिया हुआ, डायरेक्ट यहाँ से मोलारिटी निकाल सकते हो, इसमें कोई लेना देना नहीं है सॉल्यूशन का, वो कंसंट्रेशन टर्म्स का है कि हमारे पास अगर मोल दे दिया हुआ तो कैसे मोलारिटी निकाल सकते हैं। मगर हमारे पास दूसरा ये हो गया कि अगर मोलालिटी दे दिया हुआ या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर देता तब हमारे पास क्या रिलेशन आता। तो अगर हम यहाँ से एक दूसरा रीअरेंज करके मोलालिटी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास P नॉट B माइनस पी एस बाय हमारे पास पी एस 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। बस कुछ नहीं किया, इसी टर्म्स को हमने रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ मोलालिटी बराबर किया, ये रखे 1000 ऊपर चला गया मॉलिक्यूलर मास नीचे। क्लियर? तो फिर लिखो
चलो लिख लिया ये। चलो बढ़े आगे। एक क्वेश्चन है इसी जो हमने पढ़ा मोलालिटी, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। फाइंड आउट द मोलालिटी, सॉरी फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 मोलल of glucose at 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, कंटेनिंग 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कंटेनिंग 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास नॉन वोलेटाइल हो गया, तो नॉन वोलेटाइल को ऐड कर रहे हैं हमारे पास। एक्वस करने का मतलब है क्या हो गया, पानी। पानी में डाल रहे हैं, आपको बताना है वेपर प्रेशर जो पीएस का वैल्यू क्या होगा। क्या सॉल्वेंट पानी है, सॉल्यूट नहीं। सॉल्यूट तो ग्लूकोज है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, पीएस। तो मोलालिटी का भी कुछ फॉर्मूला पड़ा। अब यहां से प्रॉब्लम क्या है कि पी नॉट बी हमें नहीं लिखा हुआ, पी नॉट बी नहीं लिखा हुआ। पी नॉट बी क्या होगा, क्या होगा 760। बहुत अच्छे। पानी हमारे पास कितने पर ले रहे हो, टेम्परेचर देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर हमारे पास कोई अगर एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं किया हुआ है, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही तो होता है। जब हमारे पास 100 डिग्री पे पानी लेंगे तो पानी बॉईल करेगा, और पानी जब बॉईल करता है तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा और हमारे पास वेपर प्रेशर, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों सेम होगा तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नहीं दिया, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेंगे, 1 atm या 760 mmHg। बात समझ में आ गया। तो प्रेशर ऑफ वाटर हमारे पास 760 mmHg हो जाएगा। 773 नहीं आना चाहिए, 746 हम बना के लेकर आए। डाटो तो यही 0.1 लिखे हैं ना, हाँ तो फिर अलग हो जाएगा। हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ 1 मोलर लिखा हुआ है, हो सकता है आएगा। अरे अभी तक नहीं आया बाकी लोगों का, चलिए जल्दी लिखिए।
कितना है रे? बड़ा बीच में पोक पोक करते रहता था, बोलो ना आंसर लेगा। फालतू का काम करना, सारी ये चीज वो चीज। कुछ देखो, सब देखो तो अपने आसपास सबका पेन चल रहा है, तुम्हारा पेन कुछ नहीं है। कम से कम फॉर्मूला भी तो लिखता। ऐसा ना करो, समझा? 769 कितना तुम लेकर आए थे पीयूष? चलो देखो एक बार चेक करते हैं किसका सही है। कितना दरअसल 751। चलो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? मोलालिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी एस बाय हमारे पास पी एस इंटू 1000 था डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी था। यही था फॉर्मूला। मोलालिटी दे दिया हुआ है 1। पीबी हमारे पास जो दिया होगा वो हम कंसीडर कितना कर रहे हैं 160 सॉरी 760। हमारे पास पीएस निकालना है, पीएस इनटू हमारे पास 1000 मॉलिक्यूलर, अच्छा 0.1 है ना, सॉरी। हमारे पास और क्या दिया मॉलिक्यूलर मास किसका? ग्लूकोज, तो 180। अब यहां से एक वेरिएबल था, एक ही इक्वेशन था, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो एक जीरो तो कम से कम कटेगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 18 पीएस हो गया। 18 पीएस को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 पीएस हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या हो जाएगा 7600 माइनस हमारे पास 100 पीएस हो जाएगा। इस माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 101.8 पीएस इज इक्वल्स टू 76000। अब यहाँ से PS बराबर 76000 डिवाइड बाय 101.8। अच्छा इतना ही तो करना था, लास्ट में तो कैलकुलेटर लगा देते जो तुम लोग करते हो। तो इतना करना था तो कितना देर लगा रहे थे तुम लोग? 746.5 मोलालिटी बराबर फॉर्मूला थे। पीएस को कैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस को कहां से लेकर चलोगे? प्रेशर जो हमारे पास होगा प्योर वाटर का 760 लेकर चलोगे ना। 100 डिग्री पे बॉईल कौन करता है? पानी। सॉल्यूशन थोड़ी बॉईल करेगा। बात समझ में आया? थियोरेटिकली भी सोच सकते हो कि जो 760 है उससे हमारे पास वेपर प्रेशर कम आएगा, वही इसलिए तो पढ़ते हैं। तो जिसका कम से कम क्या, हाँ C6H12O6 करोगे कितना आएगा? 180 आएगा। सॉल्वेंट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे रे हम ही गलती कर दिए हैं यार। 18 लेंगे, सॉरी 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 सॉरी। बी हमारे पास 18 होगा, सॉरी ग्लूकोज का लेंगे और यहाँ पे हमारे पास कैंसिल नहीं होगा। मगर फिर भी इतना देर तक को नहीं लगना चाहिए था जितना तुम लोग कैलकुलेशन में टाइम लगा दिए थे। ये हमारे पास क्या हो जाता है 18, वही वो आ जाता है 1.8 हमारे पास PS इज इक्वल्स टू 76। यहाँ पे एक जीरो था, 3 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा हमारे पास, माइनस हमारे पास 1000 PS। अब ये 1000 यहाँ आ जाएगा 1001.8 PS इज इक्वल टू 76। PS बराबर जो आ जाएगा 761,234 डिवाइड बाय 1001.8। अब डिवाइड करना तो 758.63। किसका किसका मैच कर रहा था? तू तो लिखा भी नहीं था, अरे शर्म लगता है। 760 याद था तो कौन चीज को अप्रॉक्स किया था? अप्रॉक्स तो कुछ नहीं हमने किया, लास्ट में ही है तो सिंपल था। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे तो लिखो फिर।
लिखो फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी सॉरी, धन्यवाद, मोलालिटी लिख ले भाई, फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंटेनिंग कोई अमाउंट बोलो, 420 नहीं, नंबर छोटा बोलना है, पॉइंट में कुछ ना बोला, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ताकि नंबर कटे, ग्लूकोज नहीं रहे, वाटर ही रखते ना, बेहतर होगा, नहीं नहीं इतना ग्राम, हाँ ग्लूकोज ठीक है, ग्लूकोज, फाइंड आउट द, नहीं 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 ये हमें कुछ क्वेश्चन दूसरा सुना, रुक जा रहे, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन which have relative lowering in vapor pressure is 0.0, अब बोलो कोई नंबर, 0.08, find out the molarity of solution which have relative lowering in vapor pressure is 0.08, और यहां से लिखा हुआ है molecular mass of solvent, molecular mass of solvent 18 ग्राम, बस ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, नहीं पता, ये इसी वजह से ना जो चैट जीपीटी का इसलिए यूज किए थे कि कुछ क्वेश्चन दे देगा तो इसमें आंसर पता चल जाएगा, हमको जो करते हैं तो फिर उतना टाइम लगाते थोड़ी, ये जो हम अभी भी क्रिएट किए क्वेश्चंस, मोलालिटी इज इक्वल्स टू पीबी माइनस पीएस डिवाइड बाय हमारे पास पीएस होता है ना। अब यहाँ से समझना थोड़ा सा, हमारे पास जो सॉल्यूशन, अच्छा अरे रुक जा यार, एक और थोड़ा सा लिखना था, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, एक लिख लो, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, नहीं वरना फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर पाओगे। कर दिए, देखो यहाँ से 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़े हो ना, 4 हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना पी नॉट बी माइनस हमारे पास पी एस बाय पी नॉट बी इज इक्वल्स टू एन ए बाय एन बी, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही लिख सकते हैं, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो नहीं लिख सकते हैं, फिर पीएस लिखना पड़ेगा, और पीएस लिखोगे तो ये टर्म्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, क्लियर। तो हमारे पास मोलालिटी बराबर अब क्या लिख सकते हैं कि ये पी नॉट हमारे पास बी माइनस पी एस बाय पी नॉट बी हमारे पास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और ऊपर हमारे पास जो आएगा वो 1000, ये तभी फार्मूला एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होगा या डाइल्यूट होगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पी नॉट बी के जगह पी एस आएगा, ये याद रखना। अब यहाँ से देखो, हमें तो इसी का तो वैल्यू दे दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 0.08 इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया हुआ है बी का 18, 8 लिख देते बेहतर होता, कोई बात नहीं, नंबर इजीली कट जाता। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 था 1 बचेगा, तो ये हमारे पास 80 डिवाइड बाय 18, 180 का अच्छी करे, अरे सॉल्वेंट का दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्लूकोज तो सॉल्यूट है ना, और सॉल्वेंट तो हमारे पास अगर ये हम इसलिए लिख दिए ताकि हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का जो लिखते हैं 18 होगा। अब ये डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर 18 × 5 = 90, तो 4 =
इसका वैल्यू देखो, हमने अपने से बनाया, ये और कम आना चाहिए था, 0.08 आना चाहिए। मोलालिटी उतना आ जाएगा, मोलालिटी जब उतना आ जाएगा तो फिर डाइल्यूट क्या है क्या बोलेंगे। वही बच्चा। चलो और कुछ क्या चाहिए। कैसे तुम यहाँ पे ये पी नॉट बी और पीएस में अंतर नहीं होता तुम्हारा। पीएस होता तो पीएस हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता है, ये है तुम्हारे पास, उसको यूज करो। अगर पीएस अगर नहीं दिया हुआ है तो मतलब फिर एक और डाटा देना पड़ता, ख्याल रखो इस चीज का। चलो हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। छुट्टी हो गया, चले जाइए। नेक्स्ट अब हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या समझा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर बनना शुरू हो जाए। अरे ठंडे में भी पानी है, ऐसे पानी से भाप निकलता है, तो पानी से भाप निकल रहा है तो मतलब क्या हो गया, वेपर। बॉइलिंग पॉइंट हो कहां जाता, तुम हो कर दे रहा है ना। भाप तो कभी भी बन सकता है, सॉलिड पर भी भाप बन सकता है, समझा। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, बाकी बात सब बोल रहे थे, सब ठीक ही बोल रहे थे। बोलो आयुष, फिर से तुम बोलो। बहुत अच्छे आयुष, कैसे हो, घर वाले कैसे हैं, कैसे आए हो आज, पैदल, हेलमेट टांग के आए हो, जब नाम बोल रहे थे। चुप। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम हो जाए। अब यहां से समझना कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे हैं तो हमने समझ लिया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि वेपर जब सॉल्यूशन का बनेगा, प्योर के फॉर्म में क्या बनेगा, वेपर उसका कम बनेगा। कुछ नहीं। जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे और पहले हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्यूशन, पानी प्योर है, पानी प्योर है, प्योर का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। उस समय जो वेपर प्रेशर बनाएगा वो 760 mmHg एट 1 atm प्रेशर पे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो। अब पानी में हमने क्या डाल दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नमक चीनी जो भी डालना डाल दिया। अब क्या होगा कि वेपर क्या बनेगा, कम या ज्यादा, पहले के कंपैरिजन में कम बनेगा। अगर कम बनेगा तो अब हमारे पास जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 atm था उसके बराबर करने के लिए वेपर प्रेशर तो ऐसा नहीं कि सरफेस पे डिपेंड कर जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तब उसके वेपर प्रेशर के बराबर करोगे। तो अब क्या होगा कि हाई टेम्परेचर दोगे तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब होगा हाई टेम्परेचर पे होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ा। कि अब जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए तुमको ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो तब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तभी तो उसके एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन डाले तो कम वेपर क्रिएट होगा। कम वेपर क्रिएट होगा तो एटमॉस्फेरिक अगर जो माने हो 1 atm या 760 mmHg तो वो हमारे पास क्या है, उससे कम आएगा। अगर उससे कम आएगा तो वेपर का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, और वेपर का अमाउंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा तो उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां से समझना कि जितना ज्यादा हम डालेंगे सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा हमारे पास वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। अगर कम बनेगा बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। तो क्या ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि कितना हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उस पे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अरे है ना, यही बताए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होगा, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अगर उस पे डिपेंड कर रहा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या इतनी बातें समझ में आई। दूसरा आपने सुना होगा इसी चीज का एग्जाम्पल जो आप करते हो, अंडा बॉइल, वेजिटेरियन कितने हो, अंडा बॉयल, अंडा इतना तो घृणा वाला चीज नहीं है। अंडा बॉयल जब करते हैं तो लोग नमक डालते हैं, नमक डालते हैं स्वाद के लिए नहीं,
पानी, अब जैसे हम नमक डालेंगे तो नमक क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। वो नमक रखोगे तो नमक थोड़ी वेपर बनाएगा। सुनना रे, पहले सुन ले उसके बाद बताते हैं। नमक जब डालते हो तो वो नमक क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो वेपर प्रेशर कम कर देगा, तो पानी का बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस था, पानी का टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा, मान के चलो 105 110 कुछ होगा। तो अब जो अंडा बॉईल कर रहे हो वो ज्यादा टेम्परेचर पे कर रहे हो तो जल्दी बॉईल होगा। तो स्वाद के लिए नहीं डालते नमक, खाना जल्दी जो अंडा डाले हो वो जल्दी बॉईल हो जाए, जल्दी पक जाए, इस वजह से डालते हो। क्या ये बात समझ में आया अब, क्लियर। दूसरा तो इसका एग्जाम्पल वैसा है नहीं, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से समझना, इस चीज को जो समझेंगे वो हमारे पास, अरे आपस में बात करने लगते हो। अब किसी का कुछ सवाल, अब तुम जो बोल रहे थे इतना कॉमन सेंस लगा के कोई थोड़ी डालता, वो किसी ने किया, जल्दी खाना बन गया। तो रीजन किसी को भी नहीं पता है कि ऐसे, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि किस पेड़ से आया, आम खाने से मतलब रखता है। हाँ, गुठली नहीं गिनने का जरूरत है। तो तुम्हें गुठली गिनने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें जेई देना है, क्लियर। साला एक मोबाइल सन टपकता है। हाँ तो सब रखो ना। चलो यहां से समझना, देखो यहाँ पे हम लोग जो बनाने वाले हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर बनाने वाले, पहले भी बना चुके हैं। अगर याद हो तो कुछ ऐसा हमने डायग्राम बनाया था। कुछ ऐसा डायग्राम होता है हमारे पास वाटर का, इस एक्सिस में जो होगा वो हमारे पास प्रेशर, इधर टेम्परेचर। यहाँ पे जो इस रीजन में जो एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास होगा सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड मतलब आइस। यहाँ पे हमारे पास गैस फेज में एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे दो टाइप का फेज भी डायग्राम होता है, ये भी जान लेना। एक तो फेज डायग्राम हमारे पास जो होगा वो इस तरह होगा, जिसमें देखो ये जो लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का जो पार्टीशन है उसका नेगेटिव स्लोप है। दूसरा जो स्लोप होता है वो हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होगा, कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। अब ये कब होगा वो समझना। आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। बंटी का साबुन। यहां से देखो सॉलिड और लिक्विड का हमारे पास क्या है कि ये जो पार्टीशन है वो देख रहे हो नेगेटिव स्लोप है। जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, घट रहा। दूसरा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर, फेज डायग्राम किसी भी लिक्विड का अगर बनाओ या किसी भी सब्सटेंस बनाओगे तो ये दो टाइप का फॉर्मेट दिखेगा, जिसमें ये बाकी बात तो ये दोनों सेम रहेगा लाइंस। ये क्या होगा कि ये जो अब स्लोप है अब वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, क्लियर। तो ये दो टाइप का होगा। अब समझाएंगे कि ये रिलेशन, इसी चीज को हम समझा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। तुम्हें ये समझना नहीं था मगर फिर भी जेई के बच्चे हो, एडवांस भी देना है तो दिमाग खुला रहना चाहिए। अब यहां से समझना, अरे चलना तो अपना ठोका लेना। अभी पूछे सर क्या बोले, सुनना, सुनो यहां से हमने क्या साबुन, जब क्या बोल रहे थे यार, हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ बंटी वाला याद रहता है। अभी क्वेश्चन से लिखना रहता है तो क्वेश्चन लिख के बस बैठ जाता है। सुनना, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया था फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है सॉलिड और वो इक्विलिब्रियम है लिक्विड के साथ, तो अगर हम डेंसिटी मान रहे हैं कि सॉलिड की ज्यादा एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इस केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो किसको रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा। और दूसरा हमारे पास है H2O, ये हमारे पास सॉलिड है मतलब कुछ नहीं आइस है, और वाटर हमारे पास लिक्विड में है। और इस केस में हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो, चलो ऊपर वाले में एक एक करके बताते जाना, चलो बोलते जाओ।
ऊपर वाले और नीचे वाले मतलब इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड या हमारे पास बैकवर्ड, और इस केस में फॉरवर्ड या हमारे पास बैकवर्ड प्रेशर इंक्रीज करने के बाद। चलो बोल प्रत्युष। ऊपर वाले में बैकवर्ड, नीचे वाले में, नीचे में पानी है। यहाँ पे कोई भी मटेरियल जिसका डेंसिटी दिया हुआ है कि सॉलिड का ज्यादा है और लिक्विड का कम है, यहाँ पे पानी का है, पानी में दिखा हुआ है प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जितना भी होगा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, पहले इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम से प्रेशर बढ़ा रहे होंगे, तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, बस फॉरवर्ड। ऊपर वाले में बैकवर्ड, नीचे वाले में फॉरवर्ड। यहां से कितने लोगों को रीजन पता है? जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो हाई डेंस मटेरियल होता है उसका हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो सपोर्ट करेगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो इस केस में, तो डेंसिटी किसका जनरली ज्यादा होता है, सॉलिड का, तो सॉलिड हमारे पास आएगा, तो इस केस में सिर्फ रिएक्शंस बैकवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरा हमारे पास इस केस में, सॉरी, हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब हमारे ऐसे भी कर सकते हैं, गोल से काट देते हैं, मगर कुछ वाटर हमारे पास है, तो वाटर में, वाटर आइस और लिक्विड में लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जो डेंसिटी ज्यादा होगा उसको सपोर्ट करेगा, तो प्रेशर जब इक्विलिब्रियम से बढ़ाओगे तो ये हमारे पास लिक्विड को सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे समझना, ये भी रीजन जो होगा वो हमारे पास सॉलिड, हमारे पास यहाँ पे गैस और यहाँ पे लिक्विड। तो जनरली हमारे पास दो ही सब ऐसे ही दो ही सब्सटेंस होंगे जिसमें हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी एक दो टाइप के होंगे, जिसमें सॉलिड की हमारे पास डेंसिटी ज्यादा होगी और लिक्विड की कम, और दूसरा टाइप के ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा और सॉलिड की कम। तो अब यहां से समझना कि जब हमारे पास इस केस में जब आप फिजिकल इक्विलिब्रियम बात कर रहे हो, तो अगर आप जब क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, यहां से प्रेशर 1 मान के चलो कि ये 1 एटीएम पे कंसिडर किए होगे, तो अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो देखो सेम टेम्परेचर पे क्या अब एग्जिस्ट करेगा, ये रीजन आएगा यहाँ पे, अरे सेम टेम्परेचर पे अब रीजन ये आएगा हमारे पास, और इस पे क्या है, लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरा समझना, इस नीचे वाले में अगर हमारे पास प्रेशर यहाँ पे है, अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ा दिए हैं, तो अगर देखो तो सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे मान, बैक करते हैं, इस सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विड में है, जब हमारे पास प्रेशर, कुछ ऐसा पॉइंट लेना था जैसे यहाँ पे करते हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास लिक्विड था, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो यही क्या किस में चला गया, सॉलिड में चला गया। तो ये दो टाइप के ग्राफ होते हैं फेज डायग्राम में, एक जिसमें हमारे पास नेगेटिव, जिसका लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसमें नेगेटिव स्लोप होता है सॉलिड और हमारे पास लिक्विड के बीच, और दूसरा कि हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के बीच पॉजिटिव स्लोप तब होगा जब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो एक ही चीज को काहे रिपीट कर रहे हो, वही तो बोले। तो ग्राफ में बोले तो ये वाला पॉसिबल होता है वाटर जैसे मटेरियल के लिए, या ऐसे मटेरियल जिसका लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सारा का फेज डायग्राम ऐसा होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच नेगेटिव स्लोप, और जिसमें सॉलिड का डेंसिटी हमारे पास ज्यादा होगा उसमें सॉलिड और लिक्विड का जो, लिक्विड में अगर जब ज्यादा होगा, हमने सॉलिड को बोल दिया था ज्यादा, बात समझ में आ गया, चलो खत्म करो, बात समझना इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इसका, वाटर का, अरे वाटर में अभी तो बताए ना फॉरवर्ड जाएगा, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, लिक्विड की, तो लिक्विड की डेंसिटी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा डेंस को सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे आना, सिंपली क्या होगा, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये जो फेज डायग्राम है वो हमारे पास स्लाइडली थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, ये रेड वाला रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास सॉल्यूशन को,
और यहाँ पे भी सॉलिड सॉलिड और हमारे पास लिक्विड का जो फेज डायग्राम होता है वो भी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर मॉड्यूल लेके आए होगे, कितने लोग मॉड्यूल लेके आए हो? चलो मॉड्यूल लेके आए होगे तो तुम्हारे मॉड्यूल में देखो क्या क्या हुआ है, दो बेसिस पे इसको समझ सकते हैं। जब हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर और हमारे पास सॉलिड वेपर का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। या अब हमारे पास ये इस केस में क्या है कि लिक्विड का रेंज बढ़ा, गौर से देखोगे तो रेड वाले के बेसिस पे देखोगे तो लिक्विड का रेंज बढ़ा और हमारे पास सॉलिड और गैस का रेंज घटा पहले के कंपैरिजन में। अब यहां से देखो, अब हमारे पास जो इस पॉइंट पे क्या आएगा, बॉयल करेगा लिक्विड। इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बॉयल होगा ना लिक्विड, और पहले क्या था यहाँ पे, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले इस अगर हमारे पास प्योर वाटर के केस में करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारे पास बॉयल होता, या इस पॉइंट पे अगर 1 एटीएम जिसको कंसीडर करोगे, अगर हमने इसको ही 1 एटीएम कंसीडर किया तो 1 एटीएम पे हम जो कंसीडर करेंगे तो 1 एटीएम पे हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। टीबी नॉट इसको कंसीडर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होगा, सॉरी ये तो कट ही नहीं, यहाँ पे कट करेगा ना, ऊपर वाला ही बेहतर होता क्योंकि वो बेहतर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम 1 एटीएम पे कंसीडर कर रहे हैं। 1 एटीएम पे कंसीडर करेंगे तो सॉलिड हमारे पास किस में जाएगा, लिक्विड में, वही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट, इस केस में हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट। अब देखो हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर घट गया तो कर्व हमारे पास शिफ्ट हो जाता है, या इसी चीज को प्रेशर ही कर रहे हो तो सेम हमारे पास अब क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे वो प्रेशर अचीव किया जाएगा। तो अगर तुमने क्या किया 1 एटीएम ही रखा तो 1 एटीएम कब अचीव किया जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो ये टेम्परेचर जो चेंज हुआ, ये जो टेम्परेचर में चेंज आया इसी को बोलते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, यही तो होगा। ये पहले अगर मान के चल रहे 100 डिग्री है, अगर 100 है तो 100 से ज्यादा होगा। तो 100 अगर यहाँ पे जो डिफरेंस आया, मतलब 100 अगर मान पहले पानी 100 पे बॉईल कर रहा था और अब 110 पे कर रहा है तो 10 डिग्री क्या हो गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, 110 माइनस 100 डेल्टा टी। अब दूसरा समझना, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब सॉलिड का हमारे पास वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाए तो उस केस में हमारे पास आएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ऐसा मत बोल देना कि सॉलिड का कैसे असर हो सकता है वेपर प्रेशर, सॉलिड भी हमारे पास वेपर में चेंज होगा। सब्लिमेशन समझे हो एक चीज, तो सॉलिड से सीधे गैस में आता है, या कभी नहीं देखो आइस भी वेपराइज करता है। वाह वाह, दिमाग तो है मगर कहाँ यूज कर रहे हो पता नहीं। चलो अब यहाँ पे क्या है कि इस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए था, फ्रीजिंग टेम्परेचर, मगर अब कहां पे फ्रीज होगा, ये टेम्परेचर पीछे चला जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी याद करो, उसमें लिखा हुआ था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे इस पॉइंट को जब कंसीडर, ये हमारे पास था क्या, प्योर पानी का, ये जो होगा वो प्योर पानी का होगा। अब हमारे पास ये ग्राफ आगे शिफ्ट, अगर पीछे शिफ्ट हो गया तो अब जो फ्रीज होगा वो लोअर, अगर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था तो अब माइनस में शिफ्ट होगा। इसी चीज को बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपके जो केस में जो ग्राफ देखोगे ऐसा ग्राफ नहीं दिया हुआ है। पहला तो आपको ये इजीली दिख जाएगा, जब आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो 2 लाइन पैरेलल दिखेगा, 2 लाइन पैरेलल दिखेगा। और जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे तो उसमें यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा, गौर से देखना वही ग्राफ है बस। हाँ ये अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से नॉर्मल रखना, फेज डायग्राम से मत समझना, यहाँ पे समझना। यही चीज सेम हमारे पास ग्राफ को नीचे लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास होगा, अगर हम प्रेशर इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अगर रखें, इस पॉइंट पे प्रेशर अगर हम रखें, समझना इस चीज को, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे लिक्विड हमारे पास किस में चेंज होगा, सॉरी लिक्विड सॉलिड हमारे पास लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसी पॉइंट पे बात करें, ट्रिपल पॉइंट है इसको, क्योंकि जो तुम्हारे ग्राफ में, तुम्हारे केस में जो ग्राफ दिया हुआ है इसी पैरेलल लाइन से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हमारे पास सॉलिड से लिक्विड हमारे पास आ सकता है, सॉलिड से वेपर भी जा सकता है। ये ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट मतलब इस केस में तीनों एग्जिस्ट कर गया। अब यहाँ से समझना कि ये जो हमारे पास था, इधर से अगर हम आ रहे हैं, या इस केस में हमारे पास सॉलिड गैस और लिक्विड एक जैसे एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद आइस में चेंज होगा। दूसरा, अब यहाँ पे अब क्या है कि वेपर प्रेशर जो होगा वो इस पॉइंट पे हमारे पास लोअर हो गया। तो अगर हमारे पास इधर से आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग स्टार्ट होगा। वेपर प्रेशर कम होने के बाद इस पॉइंट के बाद क्रॉस करेगा, तब हमारे पास क्या होगा, आइस में चेंज होगा। अरे ये वेपर प्रेशर घट गया, तो इस पॉइंट के बाद ही आओगे तभी तो आइस में चेंज होगा सॉलिड में। अब ये जो हमारे पास टेम्परेचर है वो पहले से देखना, ये जो हमारे पास इस पॉइंट पे कंसीडर करे थे और इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं, वो टेम्परेचर पीछे चला गया। इस ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, जो हमारे पास पहले आइस बन रहा था वो ज्यादा था, और अब जो हमारे पास इस पॉइंट के बाद जो चेंज होगा वो टेम्परेचर लोअर होगा। तो अगर ये 0 होगा तो ये नेगेटिव होगा, या 273 होगा तो ये 273 से कम होगा। अब यहाँ से समझना, जो आइसक्रीम जो बेचता है, तो अब तो इलेक्ट्रिकल कार्ट हो गया। पहले क्या होता है, या अभी भी बहुत सारा कार्ट में क्या होता है, बड़ा बड़ा आइस का सिल्ली रखता है। अब आइस के सिल्ली में रखता है तो सीधा समझना कि आइस के सिल्ली में जब रखेगा तो उसमें नमक डाला जाता है, और नमक जब डालोगे तो क्या हो गया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालोगे तो जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। तो जो आइस हमारे पास 0 डिग्री पे बन रहा था प्योर के केस में, अब जो आइस बनेगा वो हमारे पास हो सकता है -10 पे बने। तो अगर -10 पे बनेगा तो वो जब मेल्ट डाउन करने के लिए, अगर मान के चलो बाहर का टेम्परेचर 30 है, तो अगर प्योर पानी रख देंगे तो वो 30 उसको जल्दी एनर्जी अब्सॉर्ब करके सारा आइस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। मगर जो हमारे पास -30 है, -30 है, और अगर बाहर या -10 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस बना हुआ है, अगर बाहर का टेम्परेचर 30 है, तो वो बड़े और जो आइस जो मेल्ट करेगा उसमें उस टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा। अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो वो लंबे समय तक आइसक्रीम को ठंडा रखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। दूसरा आप समझना, दूसरा एक और समझना, गाड़ी में एक लिक्विड डाला जाता है कूलिंग के लिए, रेगुलेटर में, सुनते हो। अब हमारे पास रेगुलेटर में जितना भी, कुछ नहीं तो जनरेटर देखे हो, जनरेटर में डाला जाता है ताकि इंजन हमारे पास ठंडा रहे। अब यहाँ से समझना कि अगर उसमें हम पानी डाले हैं, अब यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं, मगर मान के चलो अगर हम कश्मीर रह रहे हैं और ठंडे के समय है, वहां पे टेम्परेचर 0 से कम चला जाएगा। अगर उस केस में हम प्योर पानी डाल दें तो वो बर्फ में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो उस समय जब गाड़ी ऑन करोगे, गाड़ी ऑन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, गाड़ी ऑन ही नहीं होगा। अब गाड़ी ऑन करने के लिए उसमें क्या डालेंगे, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, मतलब वही कुछ नहीं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा देगा, वो लिक्विड में ही रहेगा, तो इंजन ऑन हो जाएगा। दूसरा, रुक जाओ पहले आप मेरे को खत्म करें दो, और रुक जाओ। दूसरा समझना कि जब बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो रोड पे भी हमारे पास स्नो रहेगा, आइस बन जाता है। अब वो जनरली एक टर्म्स यूज करते हैं, ब्लैक आइस जो बोलते हैं उसको, जनरली रोड पे जो जमता है। उसमें क्या होता है कि गाड़ी अगर चलाओगे तो गाड़ी क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, स्लाइड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अब क्या है कि अगर हमें वो रोड नानना है, रोड पे गाड़ी स्मूथली चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन अच्छा होगा, नमक डाल दो उस पे, नमक छिड़का जाता है जहां पे स्नोफॉल होता है रोड पे। तो नमक जब छिड़का जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान के चलो कि हमारे पास वो बाहर का टेम्परेचर था -5, जब बाहर का टेम्परेचर -5, तो उस समय तो प्योर पानी तो फ्रीज हो जाएगा, पूरा आइस में एग्जिस्ट करेगा। मगर जैसे हम नमक डाल देंगे घटेगा, और घटेगा तो वो 5 डिग्री इतना हम नमक डाल देंगे कि 5 से उसका कम हो जाएगा, तो लिक्विड जैसे होगा तो फ्लोट करके बह जाएगा। अरे वो जो आइस बना हुआ है प्योर पानी का, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होगा नमक डालने के बाद। अरे जैसे नमक डालोगे पानी में, जैसे आइस में नमक डालोगे, वो क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा, वो अब 0 पे मेल्ट, 0 पे फ्रीज नहीं होगा। जैसे डालोगे तो बाहर का हम टेम्परेचर कितना बोले, -5 रखने के लिए, तो मान के चलो कि नमक डालने के बाद इतना नमक डाल दिया हो कि -10 के पास चला गया, तो अब वो आइस में नहीं रहेगा, वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में। अगर लिक्विड में आएगा तो फिर रोड पे आइस है ही नहीं,
तो स्कीटिंग, हमारे पास जो गाड़ी है जो आराम से चलेगा, स्कीट करेगा ही नहीं, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। हाँ, पानी, अरे रोड में इतना तो नहीं होगा ना, रोड में पानी तो साइड में नाला भी तो होगा, और ऐसा रोड बनाया जाएगा कि पानी रोड पे ना आए, मेल डाउन करेगा तो बाहर बोले। अब ये, और पानी में स्किड कम करेगा एज कम्पेयर टू आइस, इतना नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, इसको हम बेहतर कर देते हैं, फिर से इसको बढ़िया से ड्रॉ कर देते हैं, बहुत लेंदी हो गया ये। इसको डिलीट करेंगे, पूरा डिलीट। एक लाइन, ये भी होगा, रुक जाओ। चलो अब देखना, ये हमारे पास सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। जब हमारे पास नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, फेज डायग्राम में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये लाइन हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा पैरेलल दिखना चाहिए था, मतलब कर्व होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता भाई, तो पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। बस ऐसे, और ये कुछ ऐसे। ये पिंक वाला हमारे पास क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालेंगे तो ये फेज डायग्राम चेंज होगा, बात समझ में आएगा, वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये हमारे पास, और इधर भी चेंज होगा और इधर भी हमारे पास चेंज होता है। तो तुम्हारे मॉड्यूल में जो फेज डायग्राम से नहीं बताया, बस इसी पॉइंट के बेसिस पे, एक सिंगल कर्व के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड पहले अगर यहाँ पे बॉईल कर रहा था, अब सॉल्यूशन जो होगा वो यहाँ पे बॉईल करेगा, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वही हमारे पास क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा, सॉरी हमारे पास डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी अगर लिखना चाहोगे तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा प्योर का, और ये हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो सॉल्यूशन का हो जाएगा। दूसरा, इसी कर्व पर अगर हम करेंगे यहाँ पे लाइंस, तो पहले ये हमारे पास क्या था, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है प्योर का, और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा सॉल्यूशन का, और ये जो चेंज दिख रहा है वही हमारे पास डेल्टा टीएफ लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये हमारे पास जो वेपर प्रेशर जो घटा, वेपर प्रेशर जो घट रहा है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर घटेगा। एक हमारे पास चेंज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा, अगर हम मोल फ्रैक्शन की जगह अगर मोलैरिटी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम। मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन का टर्म्स, मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन का टर्म, तो डायरेक्ट हमारे पास उतना लंबा करते नहीं है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। अच्छा, पहले 2-3 लाइन लिख सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट, एक तो पहला बात, इफ नॉन वोलाटाइल, इफ नॉन वोलाटाइल, volatile solute is added, then its vapor pressure is decreases। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये पहले भी बात कर चुके थे जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाए तभी। वेपर प्रेशर decreases, then boiling point increases the solid, boiling point increases। दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा ऐड करेंगे। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज depends upon amount of solute added। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो ये क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, पहले से हम लोग जानते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, सॉरी पॉइंट नहीं, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो डेल्टा टीबी हम इंडिकेट कर रहे हैं। फाइनल जो होगा वो हमारे पास मान के चलो कि कुछ भी टीबी मान लो, और दूसरा जो इनिशियल होगा मतलब प्योर टीबी नॉट, तो जो चेंज आ गया मतलब 100, जैसे 110 हो गया था, 110 माइनस 100 करोगे, फाइनल कितना हो गया 110, इनिशियल 100, तो चेंज आएगा पॉजिटिव। फ्रीजिंग में नेगेटिव आएगा तो उसको मोड ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लेते हैं। ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट्स होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यूज करेंगे वो मोलालिटी यूज करेंगे। अब यहाँ से देखो डेल्टा टीबी जो होगा, अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इस केस में जो कांस्टेंट होता है वो होगा KF, सॉरी KB लिखेंगे, KF नहीं लिखेंगे, KB इनटू हमारे पास मोलालिटी। वेयर डेल्टा टीबी क्या है हमारे पास, ऐसा लिख रहे हैं टीबी, ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो सॉल्यूशन, माइनस टीबी नॉट लिख रहे हैं, ये प्योर का हम कंसिडर कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या लिखना चाह रहे हैं, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। दूसरा हमारे पास केबी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो एलिवेशन से ही समझ में आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का ही एलिवेशन होगा, तो इसका यूज किया जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और एक और नाम से जाना जाता है इसको इलोबोस्कोपिक समथिंग, हाँ इब्लियोस्कोपिक, सॉरी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये जो KB का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास ये भी डिपेंड करता है। अब ये KB जो एक्चुअली में होता है, KB तो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, हमारे पास पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कांस्टेंट होगा, मगर ये भी हमारे पास डिपेंड करता है। तो KB का जो वैल्यू होगा, स्मॉल b यूज करते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं B, कैपिटल B, बस बॉइलिंग को इंडिकेट। KB जो होता है वो हमारे पास होगा R TB नॉट का होल स्क्वायर बाय 1000 इंटू लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन। KB का जो वैल्यू होता है वो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TB क्या हो गया उस सॉल्वेंट का प्योर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर पानी लिए तो कितना लेंगे, बॉइलिंग लिए अगर टेम्परेचर पुट करना है तो, हाँ हम यही सुनना चाह रहे थे, 100 की 373 373 पुट करेंगे, ये याद रखना 100। और ये जो LV जो होता है वो लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे जो पुट करोगे वो पर ग्राम पुट करना है, पर मोल नहीं। जैसे अगर हमारे पास एक जैसे हमारे पास लाइटेंट हीट, जैसे अगर हमने 1 मोल लिया लिक्विड से हमारे पास चेंज कर रहे हैं उसको वेपर में, तो ये जो 1 मोल का अगर दिया हुआ है तो 1 मोल का नहीं पुट करेंगे, वो 1 ग्राम का कितना यूज हो रहा है, तो ये जो LV होगा वो पर ग्राम में पुट करेंगे।
अगर पर मोल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे ना। तो लैटेंट ऑफ ये लिख देते हैं ना, आर हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीबी नॉट हमारे पास क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमारे पास एलवी जो होगा वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस ये याद रखना, ये जो डाटा होगा वो इन पर ग्राम कि 1 ग्राम के लिए कितना हीट जरूरी होगा वो पुट करेंगे। आर का वैल्यू डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास जो हीट दिया हुआ ना वो क्या दिया हुआ है। अगर वो कैलोरी में, अगर जूल में दिया हुआ है तो 8.314। अगर हमारे पास मान के चलो कि वो कैलोरी में दिया हुआ है तो 2। तो डिपेंड करेगा लाइटेंट ऑफ हीट जो दिया हुआ वो किस में है। बात समझ में? वो अरे वो तो फिर तुम्हारे पास एटीएम लीटर में हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ से जो डेल्टा टीबी जो ले रहे हैं ना हम, इसको एक 1 एटीएम पे कंसिडर करें ताकि एक ही लाइन से समझ में आए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे ये जो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट से, जो तुम्हारे केस में है ना वहाँ ट्रिपल पॉइंट से समझाया हुआ है। जो तुम्हारे पास ग्राफ देखोगे तो ये सिंगल एक ग्राफ है, यहाँ पे एक, यहाँ से एक लाइन खींचा हुआ है और वो बोल दिया यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर का। अब ये जो वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, यहाँ पे जितना होगा वो यहाँ पे भी वो इतना ही होगा। तो वो यहाँ पे एक सिंगल ग्राफ से एक्सप्लेन किया हुआ है और हमने एक फेज डायग्राम से कर दिया हुआ है। तो तुम, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम यहाँ से भी यूज कर सकते हो इस चीज को। ये जो तुम्हारे मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे भी, ये जी भी डेल्टा टीएफ के बराबर होगा। यही सेम चीज जितना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखे हैं सेम हम लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। वहां पे भी क्या होगा कि हमारे पास जितना अमाउंट डालोगे वेपर प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारे पास घटता है, और फ्रीजिंग पॉइंट अगर घटेगा तो वो भी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा, फिर मोलारिटी। सारा टर्म्स यहाँ पे जो डेल्टा टी भी यूज करेंगे वहां पे डेल्टा एफ यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ चेंज इन हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे जो के बी लिखे हो वहां पे के एफ आ जाएगा, वो हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात समझ में? बाकी बात सब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा वी के जगह हो जाएगा डेल्टा, सॉरी एल वी के जगह हो जाएगा एल एफ, लैटेंट और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हो जाएगा फिर पर ग्राम। हाँ बोलो, आर कैसे चेंज होगा, आर तो फिक्स है रे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, पानी के लिए हमेशा फिक्स होगा, बस पानी को वो भी फिक्स होगा मगर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर वो चेंज कर देंगे तो वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो हमारे पास सब कुछ चेंज हो जाएगा ना कि कितना हीट रिक्वायर्ड हो रहा है। आगे बढ़े, अरे लिख लियो ना, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर सबको समझ में आ गया तो दोबारा मेहनत नहीं करते, इसी चीज को बस हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कर लेते हैं और डायरेक्ट दोनों का एक साथ क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? या फिर अलग अलग रखने दे, छोड़ो, क्वेश्चन करो। ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए सॉल्यूट ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट हमारे पास 100.512 डिग्री सेल्सियस। द इलिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.529 केल्विन केजी पर मोल। वही आ गया, ये चीज मोलालिटी ही बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, निकाल सकते हो, बनाओ फिर।
चलो देखना यहां से, हमारे पास क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, अच्छा वेट दे दिया हुआ है, हाँ वेट दिया हुआ है ना हमारे पास, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो पानी का ही तो बोला हुआ है, तो अगर पानी 100 डिग्री पे बॉयल करता है तो चेंज जो आएगा वो 0.512 होगा। अरे ये बात समझ में आया, 100 डिग्री पे अगर बॉयल हो रहा है, अब कितना पे हो रहा है 100.512 पर, तो चेंज कितने का है 0.512। 0.512 केबी का वैल्यू देखो यहाँ पे दे दिया हुआ है 0.512 केल्विन है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो वेट कितना दे दिया हुआ है सॉल्यूट का 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, वेट दे दिया हुआ है सॉल्वेंट का कितना 1000। अब देखो यहां से ये दो नंबर्स कैंसिल हो गया, 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल, मॉलिक्यूलर मास जब करोगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 ग्राम पर मोल। एक मोल का जो वजन होगा वो 50 ग्राम। बात समझ में आया, कितने लोग बना लिए थे? यार 3 लाइन का क्वेश्चन था, इसमें भी काम चोरी कर देते हो तुम लोग। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ गया? अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया? आ गया तो फिर बना, आ गया बना ये क्वेश्चन। अरे जाहिल बनेगा, बढ़ा देंगे इसी। हमारे पास देखो अब क्या बोला है कि देखो यहाँ वैल्यू देख के पता चल रहा है कि सॉल्यूशन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पूछा होगा, तो जितना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा 100 में उतना ही ऐड कर देंगे, 100 में नहीं 373 में। तो हमारे पास देखो एक सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें 18 ग्राम किसका डाला गया है ग्लूकोज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया हुआ है, हमारे पास वाटर का भी वेट दे दिया हुआ है, क्या यहाँ से मोलालिटी निकल जाएगा। दूसरा देखो केएफ ऑफ वाटर जो दे दिया होगा, तो बस आपको पुट करना है, हाँ डेल्टा टीएफ नहीं, हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो जितना आएगा उसमें डेल्टा टीएफ निकाल के 373.15 ऐड करना, क्योंकि जो माना हुआ है बॉइलिंग टेम्परेचर वो 373.15 कंसिडर किया है, तो 15 में 0.15 भी कंसिडर करना और उसमें ऐड करना। आ गया?
जितना भी हो, अरे मैंने यहाँ मारा ये इतना, जो भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कैलकुलेशन तुम्हारे अपना भरोसा होगा ना। फॉर्मूला जो बनाओगे डेल्टा टी बी, सॉरी हाँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू हमारे पास के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूल, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो हमारे पास 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, के बी जो है 0.512 दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया हुआ 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहे हो और 180 से डिवाइड, 180 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, ये जो आएगा वो कितना आ गया 5.12 डिवाइड बाय 18, 0. कितना 0.28। हम कहाँ कर रहे ब्रह्मा का लकीर होगा। अब यहाँ से देखो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर हमारे पास 373.15 होगा, टीबी का वैल्यू आएगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो ये हमारे पास 373.15 प्लस 0.28, अगर ऐड करोगे तो 8 5 13, 3 हाथ में 1 2 और 3 और 1 4, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।